नमस्कार। यूपीएससी 2025-26 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। हमने देखा बहुत सारे लोगों ने हवाबाजी में अपने नाम गिना दिए कि हाँ हमें भी रैंक मिली है, और ना रोल नंबर चेक करे ना कुछ चेक करा, और तमाम सुर्खियां बटोरने की कोशिश करी। सर पंकज यादव जी, आपकी 374वीं रैंक आई है। पंकज जी, सालों रातें काली करनी पड़ती है, तब वो सुबह आती है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं। प्रिपरेशन से पहले क्या किसी प्रकार की जॉब कर रहे थे, तो कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट करा उसके बारे में? नमस्कार। यूपीएससी 2025-26 का रिजल्ट आ चुका है, और बहुत सारी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। हमने देखा बहुत सारे लोगों ने हवाबाजी में अपने नाम गिना दिए कि हाँ हमें भी रैंक मिली है, और ना रोल नंबर चेक करे ना कुछ चेक करा, और तमाम सुर्खियां बटोरने की कोशिश करी। वहीं ऐसे में जिन लोगों ने वाकई में क्रेडिट लिया, वाकई में मेहनत करी और अच्छा रैंक हासिल करा, वो लोग सुर्खियों से गायब हो गए इन फर्जी लोगों की वजह से। मेरे साथ पंकज यादव जी, आपकी 374वीं रैंक आई है। पंकज जी, सबसे पहली बात तो कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि सालों रातें काली करनी पड़ती है, तब वो सुबह आती है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं 5-6 साल से कंटिन्यूस तैयारी कर रहा था इस प्रोसेस में। मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं बेंगलोर में पोस्टेड था, तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और इस वजह से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करी। तो अभी मेरे को 5-6 साल कंटिन्यूस हो गए हैं इस प्रिपरेशन में। तो सर आपकी जैसे फैमिली की बैकग्राउंड की बात करें, तो आपके फादर एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल है, पढ़ाते रहे हैं, और फैमिली में आपको किन लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट करा, और आपने कब सोचा है कि हाँ अब आपको यूपीएससी में ही जाना है? यूपीएससी में स्टार्टिंग में डिसीजन मेरा ही था, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने, सबने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे पापा मम्मी सबने सपोर्ट करा, और इन्होंने मेरे को एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जिससे मैं पढ़ सकूं और मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो सब लोगों ने काफ़ी मदद करी। तो आप प्रिपरेशन से पहले क्या किसी प्रकार की जॉब कर रहे थे, तो कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट करा उसके बारे में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर मैंने 2 साल ब्रेक लिया, फिर उसके बाद फिर से मैंने जॉब स्टार्ट करी, और मैं अभी करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैंने जॉब के साथ तैयारी करी। मतलब एक तरीके से जैसे कि जॉब के साथ पढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कि जॉब के साथ में जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू आता है। उसको आपने कैसे टैकल करा? टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और किसी भी एस्पिरेंट अगर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबको टाइम मैनेज तो करना ही पड़ता है। मैंने मोस्टली सुबह जल्दी उठ के और शाम में लेट में प्रिपरेशन ज़्यादा करी, सो दैट कि मेरा दिमाग भी फ्रेश रहे और मैं ऑफिस का काम भी सही से कर पाऊँ और पढ़ाई भी सही से कर पाऊँ। पंकज जी, आपने बताया आपके कई अटैम्प्ट्स आप पहले दे चुके हो, इस बार भी आपने अटैम्प्ट दिया और आप सेलेक्ट हुए। तो आपकी जो पुरानी जर्नी थी, जिस तरीके से आप अटैम्प्ट दे रहे थे, तो कहाँ गलती हो रही थी? क्या कहेंगे जो एस्पिरेंट बार बार रुक जाते हैं, बार बार सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? अब सबसे पहले मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से आया था, और फिर मैंने स्विच करा इंग्लिश मीडियम में। तो स्टार्टिंग 1-2 अटैम्प्ट में मेरे को चीज़ें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा, और मैंने आंसर राइटिंग बहुत लेट स्टार्ट करी। इस साल मैंने अच्छे से आंसर राइटिंग करी, और मेरे को जीएस में अच्छे मार्क्स मिले। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मेरा लास्ट टाइम नहीं हो पाया था। और अपने तो आपने हिंदी मीडियम का जिक्र करा, वाकई में एक बड़ा सवाल ये होता है कि हिंदी मीडियम वाले छात्र हाई स्कोर क्यों नहीं कर पाते, उनकी रैंकिंग में नंबर क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही हिंदी से सेलेक्ट हो पाते। ये क्या वजह है? हिंदी माध्यम में जो मैंने पहले हिंदी माध्यम में देने का सोचा था, फिर मैंने काफ़ी बुकलेट और सीरीज़, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, करंट अफेयर्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, उनकी रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, और उस वजह से, और रिसोर्सेज अच्छे नहीं होने की वजह से मेरे को लगा कि क्योंकि आईएएस बनना है, तो और ये तो ड्रीम ही था, तो फिर मैंने स्विच कर। जो सर अभी आपका रैंक आया
374। तो ये आपको मतलब कॉन्फिडेंटली आपको आईपीएस मिल सकता है, आपको अगर आईएएस भी मिल सकता है। वैसे आईपीएस आपके चांसेस ज़्यादा है, मगर आपकी क्या ड्रीम है कि आपको क्या कैडर चाहिए? मेरा ड्रीम हमेशा से फॉरेन सर्विस का रहा था। तो मैंने फॉरेन सर्विस ऑप्ट करी है क्योंकि मेरे को हमेशा से अपनी कंट्री के लिए थोड़ा रिप्रेजेंट करना, बिकॉज सब लोग अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करते ही हैं, बट मेरे को लगा कि फॉरेन सर्विस में अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, जैसे कि आपके इलाके से और भी लोग बने हैं, तो जो आपके गांव का इन्वायरमेंट है, आप वहाँ से सेलेक्ट होके आए हो, तो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? बाकी जो यूथ है वो आपसे मिल रहा, तो वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में? सब लोग काफ़ी खुश है, काफ़ी मोटिवेटेड है, और मेरे आसपास के एरिया से काफ़ी ज़्यादा बच्चे अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, तो मेरे को लग रहा है कि अभी लोग ज़्यादा मोटिवेट होके इस प्रिपरेशन में भाग लेंगे तो और भी ज़्यादा लोग इससे आगे बढ़े। एक ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत जद्दोजहद लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो क्या कई लोगों की डेस्टिनी में नहीं होता कि हाँ वो सिलेक्ट हो पाए? तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें कुछ और सोचना चाहिए या फिर इसी रास्ते पे चलना चाहिए? ऐसे लोग भी बहुत है। यूपीएससी हार्ड वर्क प्लस लक, अगर अपना लक नहीं है तो यूपीएससी क्लियर नहीं होता, तो दोनों की ज़रूरत है, बट अगर हम कैपेबल हैं तो प्रयास करते रहना चाहिए। आमतौर पे जो अभी पैटर्न बदला है, पहले लोग सोचते थे कि एनसीईआरटी कवर कर लिया, 6 to 12 तक का एनसीईआरटी कवर कर लिया तो चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन अब डायमेंशन एग्ज़ाम के बहुत बदल चुके हैं। आप भी कई बार अटैम्प्ट दे चुके हो, जो इस बार का आपका अटैम्प्ट था उसमें आप कितना डिफरेंस पाते हो कि पहले के जो चीज़ें थी क्वेश्चन से अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने डिफरेंस है? क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, बट थोड़ी क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ी है। अगर एक टॉपिक पे अच्छा कमांड है तो अगर आपने एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करी तो आप आंसर कर पाओगे। यूपीएससी में बिल्कुल रटे रटाई क्वेश्चन तो नहीं आते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। मैं मोस्टली इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मेरे को जनरल स्टडीज़ बिल्कुल नहीं आती थी, तो आप चूज़ कर सकते हो कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बट मेरे पास टाइम भी नहीं था, मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा जल्दी देना था, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना थोड़ा जल्दी स्टार्ट करा। तो वो अपनी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको कंटेंट कहीं से भी मिल रहा है और आप संतुष्ट हो और आपको समझ आ गई ये चीज़, तो दैट इज़ इनफ। आजकल एक बड़ा वर्ग जो है ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन सीरीज़ देख रहा है, ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है, तो क्या आपने भी इसी तरीके की क्या कोचिंग ली थी या आपने सेल्फ स्टडी करी है? मेरी सेल्फ स्टडी थी, लेकिन मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन यूज़ करे, जैसे कि करंट अफेयर्स मैगजीन होती है जो बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल करवाती है। दूसरा, अगर मेरे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि जो मेरी लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में जब एआई का जो यूज़ है, चैट जीपीटी, क्लाउड और ये सब का मैंने बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया है। इससे क्या हुआ है कि जब मैं जॉब भी करता था और साथ में मेरे पास एआई टूल्स थे, तो मेरी जो प्रिपरेशन थी बहुत फास्ट हो गई थी, और मेरा सिलेबस मेंस का जो मैं 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाता था, मोस्टली मेरा 2 महीने में कंप्लीट हो गया था। अभी पंकज जी रिजल्ट आए हैं, अभी प्रोसेस में, ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ों में अभी थोड़ा वक्त है, और अभी आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट, आपके कलीग्स आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि अब तो आप आईएफएस बन चुके हैं। वो लोग काफ़ी खुश हैं। जब भी हम लोगों के डिस्कशंस होते थे तो जियोपॉलिटिक्स डिस्कशन होते थे, तो उनका था कि आई एम डेस्टिन्ड फॉर दिस एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी। जो एक और आखिरी सवाल, जो आपके पेरेंट्स हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है? सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इस बार काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं था कि मैंने अटेम्प्ट दिया है, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान भी, हताश भी हो गया था लास्ट टाइम से, और जब मेंस क्लियर नहीं हो रहा था तो मेरे को लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और इसमें मैंने बताया नहीं था जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आ गई। तो अभी ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, जब तक सफलता हासिल ना करी जाए तो क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आस पड़ोस में ही पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि जब पता रहता है तो सब लोग, मेरे को तो एनकरेज ही किया है हमेशा से, लेकिन एक अपने ऊपर प्रेशर आ जाता है टू डू वेल इन द एग्जाम, तो वो थोड़ा कम हुआ इस बार जब मैंने नहीं बताया। तो एक आखिरी सवाल, आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि
उनके बारे में भी लोग कह रहे थे कि आपकी उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी है। मेरी शादी बीच में हुई थी पहले। मेरे पापा थे, उन्होंने मेरे को कभी ज़्यादा फोर्स नहीं करा सिविल सर्विसेज में। उनका ये था कि आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, तुम वहीं पे रहो। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मेरे डिसीजन को प्रमोट करा और उन्होंने मेरे को हमेशा से इनकरेज करा कि जो भी तुम्हें करना है कि तुम कर सकते हो। तो उन्होंने हमेशा से कॉन्फिडेंस दिया। फिर मेरी शादी हुई तो जब मैं जॉब भी कर रहा था और साथ में तैयारी भी कर रहा था तो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी। तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, तो सी यूज्ड टू बी द वन कि जो मेरे को बहुत फोर्स करती थी पढ़ने के लिए। और एक बड़ा आजकल यूपीएससी और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक चलन सा आ गया है कि अच्छे खासे पैकेज में लोग जो काम कर रहे हैं, आज जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका भी पैकेज बहुत अच्छा होगा, और भी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं इस सेक्टर में और अच्छे से कर रहे हैं। जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पछाड़ते हुए वो आगे निकल जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के व्यक्ति, और इस बारे में कहा जाता है कि सिविल सर्विस ही ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोगों का एक समय में दबदबा था, अब वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक तो यूपीएससी भी रैशनल माइंड्स को एनकरेज करती है, बिकॉज ऑफ दैट हम इंजीनियरिंग साइंस के बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा आगे मैंने देखा है आ रहे हैं। दूसरा, क्यों बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाई पेइंग जॉब लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों का मेरे को पता नहीं है, बट मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं आईटी ज्वाइन किया मैं बहुत खुश था और आई वाज कंट्रीब्यूटिंग इनफ, बट व्हेन आई सी इंडिया ग्रोइंग आई वांटेड टू पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, सो बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट आई शुड जॉइन सिविल सर्विस। आपने मन बना लिया कि आपको आईएफएस के लिए जाना है, तो आज के टाइम पर और भारत की हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, हमारी जो पॉलिसीज़ की बात करें बाकी दुनिया के लिए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि उसमें कितना बदलाव आ रहा है? और बीइंग नाउ यू आर आईएफएस, तो आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन होने वाली है उसमें? मेरे को लग रहा है इंडिया की डिप्लोमेसी है वो स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी ही रही है। हम हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया फर्स्ट। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इंडिया सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेगा और वी डोंट वांट वॉर, वी वांट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ भी अच्छा मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरे लिए गर्व का अनुभव। पंकज जी, एक आखिरी सवाल, और आप आईएफएस के रूप में जाते हैं तो कौन सी कंट्री आप पसंद करेंगे कि सबसे पहले आप बीइंग एम्बेसडर वहाँ पे जाके भारत के लिए काम करेंगे, भारत की पॉलिसीज़ के लिए काम करेंगे, भारत के लोगों के लिए काम करेंगे? जो भी मेरे को उस टाइम पे उचित लगेगा मैं काम करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है। मैं हमेशा से कंट्रीब्यूट करना चाहता था देश के लिए, और कहीं भी जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ पे पोस्टेड करेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। गांव का आपने 374 रैंक लाकर नाम रोशन करा, और जो आपकी चॉइस है आईएफएस आपको ज़रूर मिले और आप बहुत अच्छा करो, भारत का नाम रोशन करो। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।